माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे कांग्रेस के मित्रों ने भारत के राष्ट्रपति के साथ में किस प्रकार का व्यवहार, अभद्र टिप्पणी करना, ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है, वो भी महिला और आदिवासी। ये स्वयं को विचार करना चाहिए। एक माननीय सदस्य अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे हाउस के अंदर देश के राष्ट्रपति के लिए, और ये बहुत ही अशोभनीय है। जहां तक के राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो सवाल है, मैं देख रहा था सभापति जी, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने किया है और उसको लेकर के राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ कि आज देश में गरीब और गरीब कल्याण की योजनाओं का, आज इसके बारे में आप देखेंगे तो कई हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि पिछले समय लगभग गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए 4 करोड़ जिनके पास घर नहीं होते थे, ये आवास योजना 4 करोड़ घर बनाए। अभी पिछले बजट के दौरान 3 करोड़ का और अलॉटमेंट किया। आप सोच सकते हैं कि 7 करोड़ मकान उन गरीबों का बने। ये हमारे देश के लिए और गरीबों के लिए इतना उत्साह देने वाला, और इसके बारे में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी उल्लेख करते हैं अपने भाषण में, तो गर्व होता है मन कि इसके पहले पुराने इतिहास को देखें। हमारे जनजातीय समाज के लोग 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। राष्ट्रपति जी ने इस योजना को जब प्रारंभ करते समय उसका उल्लेख इस भाषण के अंदर किया है। तो ये जो स्थिति है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में कभी सरकार के संज्ञान में, अगर पुरानी सरकारों के बारे में या कांग्रेस के मित्रों के बारे में, कांग्रेस सरकार के बारे में, तो कभी इस देश के इन समाज के जनजातीय लोगों के बारे में, इसके साथ साथ जनमन योजना जो हमारे 75 ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब्स है, विशेष जनजाति का दर्जा सरकार ने दिया है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि 50% ये जो आबादी है उनकी, उनमें से जिनके जो गरीबी रेखा के नीचे है, और 75 जनजाति विशेष जनजाति समुदाय के लोग हैं। अगर आप अंडमान निकोबार के अंदर देखें, हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर देखें, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति, हमारे सहरिया जनजाति के लोग हैं, जरावा है, हो है, ऐसे देश भर के अनेक ऐसे। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है मैं बता सकता हूं, परंतु हमारे सरकार बनने के बाद पहली बार 2002 में, जहां की आप बात कर रहे हैं, 16 ऐसे जिलों के अंदर उनको जनजाति का स्टेटस दिया है। अभी 4 जिलों को और हमने शामिल किया है। ऐसे इसका वृत्तांत को मैं बता सकता हूं, परंतु इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन सब बातों का उल्लेख जो हुआ है, मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुन रहा था कि आईटी के क्षेत्र में देश को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। शायद उसको पता नहीं है, उस समय जब अटल जी की सरकार थी, पहली बार देश के अंदर आईटी के क्षेत्र में उस समय इस देश के अंदर आईटी का एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ, और उसमें विशेषकर हमारे पूर्वोत्तर के लोग यहाँ पर हैं, हमारे माननीय सदस्यगण हैं। हम लोग देखते थे वर्षों से, सालों से परिवार से उसका कोई संबंध नहीं होता था। आज अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कहेंगे तो ये इतिहास
इतना बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर और विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाई और बहनों के लिए किया है, उसका उल्लेख इसके अंदर किया गया है। और महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वास्तव में आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। ये उस समय से हमने देखा है और इसलिए आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार पहली बार बनी, जब इस योजना को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और हमेशा वो कहते थे गांव, ये भारत ग्रामीण भारत, गांवों का भारत, ये टाइटल हुआ करता था। आज वास्तव में उस समय जब निर्णय हुआ, उस निर्णय के अंदर आप देखिए एक एक गांव को हम पक्के सड़क से जोड़ने का फैसला उस समय की सरकार ने किया। ये पहले भी हो सकते थे। हम गांव के गरीबी के बारे में बात करते हैं। अभी हमारे साथियों ने कहा कि उस गरीबी से उभरने के लिए हमारे पास क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, कौन कौन से हम फार्मूला अपना सकते हैं देश के अंदर, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। वास्तव में आज मैं कह सकता हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2014 में मैंने देखा यहां पर हेल्थ सेक्टर के बारे में यहां पर बहुत उल्लेख किया है। हमने उस समय प्रयास किया मोदी जी के नेतृत्व में। आज मेडिकल के अंदर ये जो सीटों की जो वृद्धि हुई, हमारे देश के अंदर आज तक 50,000 सीट एमबीबीएस के अंदर होती, आज 75,000, उस समय 2014 के बाद ये 15-16 के अंदर ये जो 75,000 सीट एमबीबीएस की हमने वृद्धि किया। पीजी के अंदर हमने वृद्धि किया 25,000 सीट, और आज निरंतर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारे जनजाति क्षेत्र हैं, जनजाति जिले हैं, देश के उन जिलों को भी कवर करने का प्रयास इसके अंदर किया गया है। यह राष्ट्रपति का आप सोच देखिए, उसका भाषण देखिए, और इसीलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का प्रयास हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख हुआ है। हमारे आयुष्मान भारत योजना, मुझे याद है जिस समय इस योजना का अनाउंसमेंट हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब घोषणा किया, तो हमारा ये टारगेट 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज धीरे धीरे लगभग पूरे देश के अंदर अपवाद स्वरूप कुछ प्रदेशों को छोड़ दें, परंतु पूरे देश में आज 75 से 80% लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं यहां पर सभापति जी, रेलवे के बारे में भी, हमारे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में आज उस समय हम देखते थे कि रेलवे के बारे में हम लोग जब इसी हाउस के अंदर लोगों से हम मिलते थे, हमारे माननीय रेल मंत्री जी से मिलते थे, कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते थे, तो बहुत प्रयास करने के बाद कभी रेलवे लाइन हुआ करता था। आज मुझे कहती हुए प्रसन्नता है कि जितने भी ऐसे देश के अंदर रेलवे के बारे में उनके अमान परिवर्तन के काम, हमारे अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत, ऐसे ट्रेनों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ी है। फास्ट ट्रेन आप देखिए, और इसलिए विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक समर्थन, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप तैयार होना, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत, और आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार। और इसलिए सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने इस देश के विजन को सामने रखते हुए इसके अंदर अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। और इसलिए हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी कह रहे थे कि देश के बारे में विजन नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। आज उन ऊंचाइयों तक ये देश आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से आज हम लोगों ने उस समय देखा है इस भारत को कि हम 11वें नंबर में उस समय होते थे, आज हम 5वें नंबर पे खड़े हैं। आने वाले समय में दुनिया का ये 3रे नंबर का आर्थिक दृष्टि से देश भारत बनेगा। ये इतनी बड़ी कल्पना के साथ, और ये हमारे
आने वाले विकसित भारत की जो कल्पना इसके अंदर की गई 2047 और अभी अभी हमने देश की आजादी का अमृत महोत्सव हमने पिछले दिनों मनाया। आज देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। अभी कुछ समय पहले हमने इसी हाउस में हमने इस पे चर्चा किया। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन सारे बातों का उल्लेख किया जाता है और इसलिए सभापति जी ये जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मंत्र है और इसीलिए इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए इस देश के अंदर सरकार काम कर रही है और इसी विजन को हमारे राष्ट्रपति जी ने इस पे मेंशन किया है। मैं उज्ज्वला के बारे में भी आज उस समय की क्या परिस्थिति थी, परंतु मैंने देखा है आज 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन, ये बहुत बड़ा एक विजन देश के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी सोच के बारे में ये दर्शाता है कि वास्तव में पिछले कोविड के समय हमने संकट से देश के लोगों को, गरीबों को उभारने के लिए एक बहुत बड़े विजन के साथ में इस काम को आगे बढ़ाया और आज 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, गरीबों को। और इसके लिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। और मैं सदियों के बारे में, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो हम देखते हैं कि जितने हमारे औषधि केंद्र हैं आज उस पर सब्सिडी आप देखिए 80% सब्सिडी। कितने ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनको हम इन सुविधाओं का लाभ देते हैं। जितने हमारे औषधि केंद्र खुले, चाहे किसी हॉस्पिटल के सामने हो, चाहे किसी कस्बा में हो, चाहे किसी गांव के अंदर हो, लगातार इस पे वृद्धि हो रही। आज जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए विशेषकर मिडिल क्लास और इस प्रकार के लोगों के लिए आज उसके स्वास्थ्य लाभ के दृष्टि से और इसीलिए उनका जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार ने एक विजन को लेकर आगे बढ़ा। आज राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है कि वास्तव में ये हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती था। महिलाओं की दृष्टि से ये जो आरक्षण का पिछले सभा, इसी लोकसभा में आप सब लोगों ने, परंतु आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन देखिए। महिलाओं के लिए लोकसभा, विधानसभा के अंदर 33% रिजर्वेशन और आने वाले 2026 के बाद जब ये डिलिमिटेशन होगा उस समय कितने हमारी बहनें इसी हाउस के अंदर आएंगी। इतना बड़ा संकल्प कोई कभी ले नहीं सकता। हमने पिछले दिनों देखा है कि हमारे इसी हाउस के अंदर जो हमारा पुराना हाउस है, ये बिल फाड़ दिए गए। किस प्रकार की घटनाएं उस समय हमने देखा है। और आज मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता होती है कि जब इस प्रकार के निर्णयों पर भारत के राष्ट्रपति का, उनके अभिभाषण में इसका मेंशन हो। एसएचजी के बारे में हमारे स्वयं सहायता समूह देश भर में काम करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। और मुझे याद है कि आज तक इसके पहले 14 के पहले देश में 1 करोड़ 34 लाख बहनें हमारे एसएचजी के अंदर काम करती थी। आज इन 2014 के बाद आप देखिए आज 10 करोड़ महिलाएं आज एसएचजी के अंदर उनका समावेश हुआ है। और इसीलिए नारी शक्ति ये वंदन अभियान जो हमारे लोकसभा, विधानसभाओं के अंदर हमारे बहनों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, इसी को ध्यान में रख करके आज हमारी बहनों का ये जो सशक्तिकरण है आज धीरे धीरे इतना आगे बढ़ रहा है। और आपको याद होगा कि ये कुल मिलाकर के 9 लाख करोड़ रुपए अधिक से राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई। ये कितना बड़ा अमाउंट। अगर एक बात और भी कहूंगा मैं, इनका जो रिकवरी है आज पूरे देश में देखेंगे कई ऐसे फ्रॉड केस होते हैं, परंतु जो हमने ग्रांट बैंकों ने दिया है उनका 90%, 99% बहनों ने ईमानदारी के साथ उसका परिचय देश के अंदर दिया है। बैंकों का विश्वास जागा है। ये बहुत बड़ा काम आज इससे एसएचजी के अंदर हुआ है। और इसलिए आज 1 करोड़ 15 लाख से अधिक ये जो लखपति दीदी की कल्पना इसके अंदर हुई है। आज हमारी ड्रोन दीदी है,
मैंने देखा पिछले दिनों आज महिला राष्ट्रपति होने के कारण आज इस विजन को उन्होंने अपने सामने रखा है और हमारे पॉइंट सेशन में इसका उल्लेख बार बार हुआ है। और इसलिए सभापति जी वास्तव में इस प्रकार की योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनके सशक्तिकरण के बारे में अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़े विजन के साथ आज ये देश आगे बढ़ रहा है। और मैं राष्ट्रपति जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी बहनों के बारे में, ड्रोन दीदी के बारे में, आज पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए कि पिछले दशक में ये हमारे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे पहल से युवाओं को जो रोजगार देने की बात, आज मैं कह सकता हूं बहुत स्थानों में जाने का अवसर मिला। अनेक ऐसे हमारे जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, चाहे वो कॉमर्शियल दृष्टि से, व्यवसाय के दृष्टि से हो और चाहे सरकारी सेवाओं के अंदर हो, और ग्रेड के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पिछले दिनों लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का ये फैसला सरकार ने किया। आज उसका भी आज हम कहीं ना कहीं उल्लेख करते हैं और इसके कारण देश में जो परिवर्तन, एक वातावरण दिख रहा है। एमएसएमई के क्षेत्र में ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई कॉमर्स एक्सपोर्टल हम सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे याद है कि इस भाषण के अंदर ये उल्लेख इस बात के लिए किया गया है, अगर थोड़ा सा उसमें देखें सभापति जी कि हमारे बजट का भी अगर थोड़ा उल्लेख, ये पहली बार ST/SC के अंदर, एमएसएमई के अंदर इसका उल्लेख हुआ है और उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ, आज पहली बार इस प्रकार का ये जो विजन है। और मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रपति जी को कि वास्तव में इन सारे जिस प्रकार के छोटे छोटे अनेक तरह के व्यवसाय, उद्योग हैं और उनको हम डिजिटलाइज करने के साथ हमने एक बहुत बड़ा विजन का मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था कि टेक्नोलॉजी का आज 5G सर्विसेज की हम शुरुआत, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम एक समय देखते थे कि हमारे IT के क्षेत्र में, हमारे टेलीकॉम के क्षेत्र में हम कितने तरह के हम उदाहरण देख सकते हैं, परंतु आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मैं बधाई देना चाहता हूं आम ही राष्ट्रपति जी को कि वास्तव में एक ऐसे क्षेत्र को हमने एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र, देश का कोई राज्य, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो और चाहे हमारे राज्य सरकारों के अंदर हो, आज हम ग्राम पंचायतों तक हमारी पहुंच बढ़ी है। आज इसका ही उदाहरण है ई पंचायतें। आज हर सेक्टर को अगर आज हम यहाँ से सीधे, एक समय ऐसा भी होता था कि हमारे देश के ही प्रधानमंत्री, तो पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपए यहाँ से भेजते हैं, गांव में 15 रुपए पहुंचता है। आज इसका PT के माध्यम से एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं कि हमारे ऐसे करोड़ों लोग हैं, गांव के गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जो हमारे पंचायतों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काम करते हैं। आज उनके बारे में देखिए कि इतना बड़ा इसमें परिवर्तन हुआ है। आज इसमें पारदर्शिता, और यही एक कारण है कि इस पारदर्शिता के कारण जो हमारा जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, सरकार की इच्छा शक्ति इस बात को प्रमाणित करता है। और इसीलिए मैं सभापति जी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केवल उनको नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन, देश को एक नई पहचान देना, ये अपने आप में भले देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। बीते दशकों में भारत ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के कई माइलस्टोन तय किए, ये इसका उदाहरण है। आज भारत के बारे में हम सोचते हैं, हमने देखा है कि वास्तव में भारत की उसके कुछ समय पहले अगर हम ये कहें तो लोगों की क्या स्थिति थी, राज्य सरकारों की स्थिति के बारे में, वहाँ के परिस्थितियों के बारे में बहुत बार हमने देखा है। तो आज कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने में, चाहे वो हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, और चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो, एयर सर्विसेज हो, और चाहे हमारे बंदरगाह, आज बहुत बड़ा सेक्टर है
लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर आज इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण हमारे व्यवसाय, अनेक लोगों को काम और रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और इसलिए मैं सभापति जी, ये हमारे देश का एक विजन है प्रधानमंत्री जी का। मेट्रो के क्षेत्र में देखिए, कभी कल्पना नहीं किए होंगे लोगों ने, परंतु आज धीरे धीरे मेट्रो का नेटवर्क देश में कितना बड़ा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। आज ये अपने आप में इस बात की ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे देश में मेट्रो का जितना विस्तार हुआ है, आज इसका ही कारण है कि इच्छा शक्ति होना चाहिए। और इस इच्छा शक्ति के कारण आज हम इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं। मैं टीवी, ये जो हमारे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के बारे में अभी कुछ दिन पहले देश में टीबी मुक्त करने का एक निर्णय, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक अभियान सरकार ने प्रारंभ किया। इनको हमने फोकस किया, सरकार ने इस बात को चिंता जाहिर किया, राष्ट्रपति जी ने उसका उल्लेख इसके अंदर किया है, और सभी देशवासियों से भी, सभी हमारे माननीय सांसदों से भी इस काम के लिए कि हम टीबी मुक्त भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसलिए एक बहुत बड़ा संकल्प इसके लिए माता बहनों के लिए मैंने कहा कि इसको आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो और ज्यादा हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और टीबी मुक्त भारत की कल्पना कई ऐसे क्षेत्रों के अंदर जहां हमारे सिकल सेल एनीमिया जैसे बीमारी, उनके परंपरागत ऐसे कई क्षेत्र जहां पर खासतौर से हमारे जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में कितना इसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव। आज इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना, इसके लिए स्पेशल बजट का प्रोविजन करना, इसके लिए विशेष अभियान चलाना, और मैं कह सकता हूं कि आज राष्ट्रपति जी के भाषण में इसका उल्लेख किया है, और ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। और इसलिए सभापति जी, मैं तो अपने क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में ये जो सिंचाई के लिए विशेषकर बाबा साहेब अम्बेडकर के विजन पर चलते हुए देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी, प्रधानमंत्री जी ने नल जल योजना जब प्रारंभ किया, उस समय ये जो पानी का संकट है, हमारे पास सोर्स कम है, तो हमारे सामने यही एक बड़ा विकल्प है कि इस प्रकार के बड़े नदियों को जोड़ करके, ये अटल जी ने उस समय इस योजना को प्रारंभ किया था, आज हम इसको फलीभूत होते देख रहे हैं। आज इस विजन से किसान के खेत को भी पानी मिलेगा, आम जनता को भी पीने के लिए, और इसलिए हमारा ये जल जीवन मिशन है, इस मिशन को पूरा करने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे उन क्षेत्रों के अंदर जो ऐतिहासिक रिवर्स इंटरलिंकिंग परियोजनाओं का विशेष तौर से हमारे ये 44,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कैन बेतवा लिंक, और इसीलिए मैं बधाई देना चाहता हूं सभापति जी कि भारत के प्रधानमंत्री का विजन देखिए, और इस विजन को हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है। हमारा काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इस सिंचाई और पीने का पानी, आज इसकी जरूरत है। और इसलिए आज इतने बड़े विजन के साथ कोई ऐसा सेक्टर बाकी नहीं है। आज मुझे एक बात और भी कहना है कि मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को कि ये सबसे अधिक अगर देश में हमारे जो दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को जो मिला है, सरकार के प्रयासों का सबसे बड़ा ये जो लाभ है। और आज़ादी के दशकों बाद हमारे जिस जनजाति समाज, आदिवासी समाज की जो उपेक्षा हो रही, मेरी सरकार ने, ऐसा राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इस सरकार ने इसको प्राथमिकता दिया, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, हमारे लोगों ने आज राष्ट्रपति जी के सन के समय ये जो टिप्पणी किया, और पीएम जनमन योजना का मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया था, जिनके बारे में आज जो देश की आबादी है, मैंने उन क्षेत्रों के अंदर इसके बारे में प्रावधान किया गया है, और 470 से अधिक एकलव्य आदर्श 1999 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसके पहले कभी इस विजन भी
शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से ट्राइबल के क्षेत्र में इसका कोई विजन, कोई इस प्रकार की शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी, इस पे कभी विचार नहीं हुआ। और उस समय 100 ऐसे आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए और आज 470 ऐसे एकलव्य आदर्श विद्यालय हमारे देश के उन जिलों के अंदर, ब्लॉकों के अंदर और सीबीएसई पर क्वालिटी एजुकेशन, और इसके लिए स्पेशल प्लान प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज हमारे 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही, और इसके लिए आज पिछले 10 वर्षों में जो हमारे इलाके 30 ऐसे नए मेडिकल कॉलेज जो खोले गए हैं, खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला सरकार ने किया है कि यार हमारे ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज खोलना। पहले हम लोग सोचते थे, देखते थे, इसके लिए कितने बार सरकारों को कहना पड़ता था, डिपार्टमेंट को कहना पड़ता था, परंतु आज ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज को स्वीकार किया सरकार ने। और आज एक बात विशेष तौर से भगवान बिरसा मुंडा जी की 125वीं जयंती का पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाना, ये जब पिछले दिनों मुझे याद है कि जब निर्णय हुआ सरकार ने किया, तो इसका लाभ पूरे देश भर में सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी का ये जो कार्यक्रम हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जी देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे जनजाति समाज के पहले ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिनने वास्तव में ये जंगल के अधिकार को लड़ने के लिए, उनको ये अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा। और इसके बाद आज ये योजना को हम अगर आगे देख रहे हैं तो वास्तव में आज इनको वन अधिकार का ये जो कानून बना, इसके माध्यम से चाहे वो सामूहिक दावे हो और चाहे इंडिविजुअल्स हो, व्यक्तिगत, ये बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे जनजाति क्षेत्रों के भाई हो चाहे बहन हो, और जो भी व्यक्ति वहां रह रहा है उन क्षेत्रों के अंदर, इस कानून के अंदर ये भी प्रावधान है कि किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान इसके अंदर किए गए। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में मैंने कहा कि हमारे टूरिज्म की दृष्टि से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहनों के लिए उनकी भावना को ध्यान में रखकर ये जो हमारे भारत सरकार ने ये जो पूर्वोत्तर के अंदर जो गैप, इस गैप को भरने का काम सरकार ने किया है। वास्तव में इस इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ है, और इसलिए आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के हमारे भाई और बहनों के लिए एक बड़े विजन के साथ में सरकार काम कर रही है। मैं वास्तव में भारत के हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इस काम के लिए भी की बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर का उल्लेख, इसमें केवल एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि कभी हमारे वहां पर कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी। ये 370 हटने के साथ साथ ये जो 35 है, इसके कारण हमारे जनजाति समाज के भाई और बहनों को ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, मैंने उस समय देखा करता था कि हमने कभी सोच भी नहीं पाए, परंतु आज ये कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्रांतिकारी निर्णय करने के साथ साथ वहां के हमारे भाई और बहनों के लिए ये जो व्यवस्था उनने दिया है, वास्तव में इसका लाभ पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के भाई और बहनों को मिलेगा। और इसीलिए मैं आज ये भी कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। सभापति जी, थैंक यू। वास्तव में ये हमारे सबके लिए, हमारे राष्ट्रपति जी के भाषण में ये छोटे छोटे चीजों का उल्लेख हुआ है जिनको छूने का भी लोगों ने प्रयास नहीं किया, परंतु इन सब का समावेश राष्ट्रपति जी के भाषण के अंदर समावेश किया गया है। मैं राष्ट्रपति जी को बहुत बधाई देता हूं और मैं आपको भी बधाई देता हूं कि वास्तव में हम सब मिलकर के इस देश के कल्याण में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि वास्तव में इनने इस विजन को पूरी ईमानदारी के साथ में जन जन तक पहुंचाने का ये जो प्रयास हुआ है। थैंक यू प्लस जी, थैंक यू। और इसलिए मैं आप थैंक यू राजेश वर्मा करता हूं। अध्यक्ष जी, श्री राजेश वर्मा, सभापति जी, थैंक यू।